नमस्कार, मैं प्रोफेसर दिग्विजय शर्मा। आज हम जिस रोग के बारे में बात करेंगे वह डीप वीनस थ्रोम्बोसिस है। दिस इज़ अ पोटेंशियली लीथल डिजीज एंड ऑल्सो हैज़ सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटीज़। यह प्राणघातक भी हो सकता है और दीर्घकालीन दुखदायी भी हो सकता है। इसी के लिए इसके बारे में जानना आम जनता को बहुत आवश्यक है। डीप वीनस थ्रोम्बोसिस को समझने के लिए ह्यूमन बॉडी का सर्कुलेटरी सिस्टम समझना बहुत आवश्यक है। आप इस चित्र को ध्यान से देखिएगा। कुछ पाइपें नीली बनी हैं, ये वीनस सिस्टम है, ये राइट साइडेड सर्कुलेशन हुआ। कुछ पाइपें लाल कलर की हैं, ये आर्टेरियल सिस्टम है, वह लेफ्ट साइड का सर्कुलेशन हुआ। यह समानांतर चलता रहता है, माने लगातार दोनों चक्र चलते रहते हैं, दोनों पहिए चलते रहेंगे। नीली पाइप्स जिसको हम शीरा और वेन कहते हैं, उसका मुख्य काम है प्रयोग किया हुआ यूज्ड ब्लड को पूरे शरीर से लेकर हृदय के राइट साइड तक पहुंचा के फिर वहां से फेफड़ों तक शुद्धिकरण के लिए भेजना। सो ये हुआ राइट साइडेड सर्किट। इसमें ब्लड खींचा जाता है शरीर से दिल की तरफ। जो लाल कलर के पाइप्स हैं वह आर्टेरियल रक्त धमनी नब्ज की सिस्टम है। वह ऑक्सीजन युक्त शुद्ध लहू को फेफड़ों से लेफ्ट साइडेड हार्ट तक पहुंचाएंगे, वहां से पंप धक्का देकर वह शरीर में पहुंचेगा। तो शिरा लहू को खींच के दिल और फेफड़े की तरफ लाएंगे। रक्त धमनियां खून को धक्का देकर दिल से शरीर की तरफ पहुंचाएंगे। ये दोनों लगातार चलती रहती हैं, तो हम पैरेलल सर्किट बोलते हैं, समानांतर चक्र है। एक राइट साइडेड जो शिराएं होती हैं, दूसरी लेफ्ट साइडेड जो नब्स होता है। डीप वीनस थ्रोम्बोसिस शिरा का रोग है, राइट साइडेड सर्कुलेशन का रोग है। शिरा का वर्गीकरण उसकी गहराई से किया जाता है। अब मान लीजिए एक कमरा है, उसकी दीवार है, तो दीवार की जो बाहरी परत है वह एपिडर्मिस, यह वह चमड़ी है जो आपको दिखती है। दीवार का जो भीतरी परत है वह हो गया डर्मिस, माने ये कमरे के अंदर का हिस्सा है जो बाहर से दिखता नहीं है। सो दीवार की मोटाई जो है वह चमड़ी की मोटाई हो गई। डर्मिस के नीचे, चमड़ी के नीचे की चर्बी को हम कहते हैं, चमड़ी है उसके नीचे चर्बी है, इसमें सब क्यूटिनियस लेवल की शिराएं होती है, माने चमड़ी के नीचे की शिराएं। तो पहली शिरा कौन सी हुई? जो चमड़ी के दीवार के अंदर चल रही है, जैसे आपकी पाइपिंग दीवार के अंदर चलती है। फिर चमड़ी के नीचे की परत जो है उसे सबक्यूटिनियस बोलेंगे, उसे हम चर्बी की सतह बोलेंगे। उसमें जो शिराएं होती हैं उसमें आपका सलाइन देने के लिए कैनुला डाला जाता है। आपका खून की जांच करते वक्त हम उसी नस के शिरा के अंदर नीडल डाल के खून निकालते हैं, तो इसका प्रयोग उसमें काम आता है। अन्य इसका काम कब है? जब आपको बाईपास की आवश्यकता पड़ती है, तो ये नस निकाल के बाईपास किया जाता है। उसके नीचे जो परत है उसको फेशिया कहेंगे। यह एक पर्दा है जो भीतरी और बाहरी शिरा, डीप वेन और सुपरफिशियल वेन को पृथक कर देगी, अलग अलग कर देगी। यह बाउंड्री लाइन है। इसके नीचे मसल्स होते हैं और वहाँ मसल्स के नीचे, माने वह जो फेशिया नामक परत है उसके नीचे जो वेन रहेगी वह डीप वेन होगी। डीप वेन को आप राजमार्ग, हाईवे समझिएगा। इसका सुचारू रहना बहुत आवश्यक है। सुपरफिशियल वेन्स जो चर्बी के अंदर रहती हैं, बाहरी जो वेन हैं, उनको हम उसमें सुई डाल सकते हैं, उससे ब्लड निकाल सकते हैं, उसको काट के फेंक सकते हैं, उसको सील सकते हैं। उसका उतना उपयोग इसलिए नहीं माना जाता क्योंकि वो इतनी सारी होती हैं कि एक का नुकसान बाकी सब सह लेती हैं। डीप वेन्स आमतौर पे एक ही होती हैं और वो प्रमुख होती हैं, उन पे नुकसान शरीर सह नहीं सकता है। सो मैं फिर से रिपीट करूँगा। एक दीवार के भीतर की शिराएं जो जिसमें रोग होगा तो देखने में भद्दी लगेगी पर सिम्टम नहीं होगा। चमड़ी के नीचे पर चर्बी के अंदर की शिराएं, इसमें कुछ समस्या ज़रूर होगी पर वो बहुत घातक नहीं होगी। फेशिया, वह जो पर्दा जो मसल को चमड़ी से अलग करता है, उसके नीचे की जो वेन है वह डीप वेन है, वह प्रमुख
राजमार्ग है उनका सुचारू रहना बहुत ज़रूरी है। और डीप वेन थ्रोम्बोसिस का अर्थ हुआ ये जो गहरी वाली वेन है उसमें खून के थक्के बैठ गए, अब उसमें रक्त प्रवाह नहीं हो रहा है। सो ब्लड हैज़ ईदर स्लोड डाउन और टोटली स्टॉप्ड इन द डीप वेन्स एंड दिस इज़ अ वेरी सीरियस कंडीशन। तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस क्या हुआ? डीप माने भीतरी, वेन माने शिरा अर्थात दाईं ओर की रक्त प्रसार चक्र की पाइप, थ्रोम्बोसिस माने रक्त जमकर थक्का बन गया। सो दिस इज व्हाट डीवीटी मीन्स, डीप वीनस थ्रोम्बोसिस। अब हम एक व्यष्टि अध्ययन के स्टडी करेंगे। यह 35 वर्षीय पुरुष हैं। 2 दिन से दाईं टांग में पीड़ा हुई और सूजने लगी और रोगी कहता था कि उसकी टांग फटी जा रही थी। उनको एक अन्य हॉस्पिटल में देखा गया था प्राथमिक तौर पर। उन्होंने उसका डॉपलर किया। डीप वेन भीतरी शिरा में क्लॉट जमा हुआ पाया गया और हमें तुरंत रेफर किया गया। दिस वॉज एन इमरजेंसी रेफरल या आकस्मिक रेफरल था। इसमें तत्काल उपचार प्रक्रिया करने की आवश्यकता होती है। हम उनको कैथ लैब ले गए। एडी के पास की शिरा में अल्ट्रासाउंड से टारगेटिंग करते हुए हमने एक सुई पहुंचाई। उसमें से एक पतली तार को हमने वो कत्थे के अंदर तक पहुंचाया। यह कत्था घुटने से लेकर पेट तक फैला हुआ था और हमने 30 मिनट के लिए कत्था पिघालने के लिए स्पेसिफाइड दवाइयाँ एक पंप के ज़रिए आधे घंटे तक स्पेसिफिक पूर्व निश्चित डोज पे छोड़ा ताकि वो कत्था थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। फिर घुटने के पीछे से हमने दूसरी सुई डाली थोड़ी मोटी शिरा के अंदर और यंत्र डालकर वो पूरा क्लॉट हमने खींच के बाहर कर दिया। जैसा हमने कहा, जब कत्था जम जाता है पाइपों में तो खून का बहाव या तो बहुत कम हो जाता है या रुक जाता है। इस चित्र में देखिए, घुटने के ऊपर खून का बहाव पूरी तरह से कत्थे ने रोक रखा है। वो हमारी पतली सी पाइप है जिसके ज़रिए से हम क्लॉट कत्था पिघालने की एक दवा दे सकते थे। मात्र सुइयों के ज़रिए हमने सारा का सारा खून का थक्का निकाल दिया। यह एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस दवाइयों के प्रयोग से ही संभव होता है। जब पूरा का पूरा कत्था निकल गया, अब खून घुटने से ऊपर बहने लगा। परंतु इस पर्टिकुलर रोगी को पेट के अंदर की डीप वेन, जिसे हम आइलियक वेन कहते हैं, हमने पाया कि वह सिकुड़ के पतली हो गई है, उसका मोरी पतला हो गया है। तो उसका भी उपचार करना पड़ा, वरना जो रास्ता रुका रहता है वहाँ पानी गंदा होकर फिर बैठ जाता है और फिर क्लॉट बनते हैं। बाईं ओर के चित्र में स्पष्ट दिखता है कि उनका जो डीप वेन थाई से पेट की तरफ जा ही नहीं पा रहा है, रास्ता रुका हुआ है। इसको हमने स्टेंट के ज़रिए खोल दिया। अब जो खून का बहाव है वो पैर से पूरा पेट के थ्रू होते हुए दिल तक पहुंच रहा है। अब ये कंप्लीटनेस ऑफ क्योर माने उपचार की पूर्णता कहा जाएगा। पूर्ण उपचार नहीं करेंगे, एक ही चीज़ को देखेंगे तो यह रोग वापस आता है। तो प्रमुख ध्येय क्या होना चाहिए? जो क्लॉट है उसको निकालो, उसके कारण को भी उसी वक्त हटाओ, देन इट इज कॉल्ड ए कंप्लीट क्योर। यह चित्र क्लॉट निकालने के बाद का है। अब आप देखिए, खून आराम से बह रहा है, यहाँ तक कि आपको पैर के वेल्व्स भी दिख रहे हैं। जितना पुराना हो जाए, ये खून का थक्का शिरा की दीवार से चिपककर इन वेल्व को बिगाड़ देता है। ये वेल्व बिगड़ने के बाद जिंदगी भर के लिए पैर समस्याग्रस्त होता है। तो जितनी जल्दी आपने क्लॉट को निकाला, क्लॉट के द्वारा पैरों की शिरा की वेल्व्स को जो नुकसान होता है वो आप तुरंत रोक सकते हो। सबसे प्रमुख प्रश्न है कि शिरा में थक्के क्यों बनते हैं। इसके 3 प्रमुख कारणों के ग्रुप बनाए गए हैं। एक, प्रसार धीमा हुआ, किसी भी कारण से शिरा में खून बहना कम हुआ, जैसे आप लंबे समय तक पैरालाइज होकर बिस्तर में बैठ गए, आप घुटना बेंड करके लंबी हवाई जहाज की यात्रा कर लिए, घंटों तक उठे ही नहीं, अथवा आपके पैर में चोट लग गई जिसके कारण शिरा की पाइप्स में चोट लग के उनको क्षतिग्रस्त हो गए, अथवा आपका खून चिपचिपा हो गया,
प्रसार धीमा होना जो है, जो पहला कारण है, वो वेन्स की सिकुड़ने के कारण भी हो जाता है। खून चिपचिपा कब होगा? आपको बहुत प्यास लगी, आपने पानी नहीं पिया, खून गाढ़ा हो गया, आपका डायबिटीज़ बिगड़ा हुआ है, आप में आपके खून में क्लॉटिंग होने के, थक्के बनने के वंशानुगत गुण हैं, या आप में एक पुरानी लंबी कैंसर है जो अभी तक पकड़ी नहीं गई है और वो खून तक फैल गई। इन कारणों से खून चिपचिपा होता है, चोट लग सकता है। प्रसार धीमा होने का मुख्य कारण होता है निष्क्रिय रहना, लंबे समय तक एक ही पोजीशन में बैठना, अथवा वेन्स का साइज पतला हो जाना। अब इस खून के क्लॉट, थक्के के दुष्प्रभाव क्या हैं? एक होता है इमीडिएट, जो अभी अभी हो जाएगा। अगर यह थक्का बहकर राइट साइड हार्ट से फेफड़े के जाने वाली पाइप में अटक गया तो आपकी ऑक्सीजनेशन हो ही नहीं पाएगी, यह प्राण घातक होता है और आपकी तत्काल मृत्यु हो सकती है। विलंब, अब खून का थक्का दिल की तरफ तो नहीं गया, वहीं पैर में चिपक गया और लंबे समय तक चिपका रहा, तो यह शिरा की पाइप के साथ रिएक्शन करेगा, उसको रबर जैसा बना देगा, उसके वेल्स को बिगाड़ देगा, उसको सिकुड़न कर देगा, वो सिकुड़ जाएगी। इससे मृत्यु तो नहीं होती, पर पैर का रिटर्न सप्लाई, जो ड्रेनेज है, वो परमानेंटली बंद हो जाता है, जिससे आपका पैर हमेशा सूजा रहेगा, क्योंकि जो खून आ चुका है लेफ्ट साइडेड सर्कुलेशन से वो वापस जा नहीं पा रहा है। प्रेशर के कारण आपकी चमड़ी बिगड़ जाएगी, उसमें घाव आना लगेगा, उसकी क्वालिटी पुअर हो जाएगी, और ये मृत्यु का कारण तो नहीं बनेगा, परंतु कष्ट आपको पर्याप्त देगा। यह वह पैर है जो क्लॉट टाइम पर उपचार नहीं किया गया था। 25 साल पहले उनके डीप वेन में क्लॉट आ गया था। उस टाइम वह टेक्नोलॉजी नहीं थी, वह पाइप परमानेंटली बिगड़ गई थी, उसको खून बहकर ऊपर नहीं जा पाया, वहीं इकट्ठा हो गया, और ये 25 साल से ऐसा जख्म लेके चल रहे थे। इनका हाल ही में सफल उपचार हुआ है। हम आशा करते हैं कि 3-4 महीने में जख्म भर जाएगा। यह भी एक अन्य रोगी का पैर है। डीप विनस थ्रोम्बोसिस हुआ था जो पकड़ में नहीं आया था। बरसों से खराब पैर और वेरिकोज वेन लेके घूम रहे थे, ऐसे जख्म हो गए थे। इनका भी करीब करीब 9 वर्ष का हिस्ट्री है। डायग्नोसिस बना, हमने डीप वेन खोल दिए, अब उनका जख्म ठीक हुआ डीप वेन खोलने के करीब 2 महीने बाद। दिस इज़ अ पुलिस ऑफिसर, यह एक पुलिस ऑफिसर हैं। इतने खराब पैर लेके वर्षों तक ड्यूटी करते रहे थे। एक दिन ड्यूटी करते करते इनके पैर की नस फट गई, काफ़ी खून बहा। इमरजेंसी में हमारे पास आए। पहले तो हमने खून का बहाव रोका, फिर उनके टेस्ट्स किए, जिसमें हमें पता लगा कि पेट के अंदर की आइलियक वेन सिकुड़ी हुई थी, जिससे कारण राइट साइडेड सर्कुलेशन पैर से हार्ट की तरफ जा ही नहीं पाता था, और प्रेशर के कारण ये चमड़ी फट रही थी। हमने वह ब्लॉकेज स्टेनोसिस को स्टेंट के ज़रिए खोल दिया। 3 महीने में पूरा का पूरा पैर ठीक हो गया। आप ध्यान से देखिएगा, जो पैर पूरा काला था ऊपर से नॉर्मल चमड़ी बनते आ गई, क्योंकि प्रेशर हट गया। बहुत प्रसन्न है, निरंतर संपर्क में रहते हैं। हमें भी खुशी होती है कि एक वर्दीधारी को वापस ड्यूटी में अच्छे से भेज पाए। कहने का तात्पर्य यह है कि जो लॉन्ग टर्म, दीर्घकालीन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डीप वेनस थ्रोम्बोसिस हैं, डीप वेनस थ्रोम्बोसिस के दीर्घकालीन दुष्प्रभाव ज़्यादा देखे जाएंगे, क्योंकि इसके कारण अगर आपकी मृत्यु हो गई तो आपका फॉलोअप तो इज़ नॉट पॉसिबल। सो वी सी मोर। हमें ज़्यादा मरीज कैसे दिखते हैं? जिसका पैर बिगड़ा हुआ है। कम ऐसे दिखते हैं जिनका ये दिल की तरफ चला गया, उसके कारण उनकी मृत्यु तो नहीं हुई, पर सांस लेने में बार बार दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ की नस भी सिकुड़ जाती है। अब डीप वेन में क्लॉट हो गया तो हम लोग उपचार कैसे करते हैं? हमारे पास 3 प्रमुख विधियां हैं डीप वेनस थ्रोम्बोसिस को उपचार करने के लिए। पहला सबसे सरल है एंटीकोगुलेंट ओनली। इसमें हम आपको मुंह से खाने की दवा देंगे, जिससे खून के थक्के और नहीं बनेंगे, उसका प्रयत्न किया जाएगा। यह सुलभ है, क्योंकि आपको सिर्फ टैबलेट खानी है। इसका बैड पार्ट, माने नेगेटिव पार्ट क्या है कि कत्था तो वहीं रहेगा, तो कत्थे के लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस आपको मिलेंगे। वो जो खराब पैर होने के चांस आपके मोर देन 70% होंगे। दूसरा दुष्प्रभाव क्या है कि ये टैबलेट जब आप खाते हैं
आज जिस डोज पे यह काम कर रहा है, हो सकता है कि कल उस डोज पे ना करे या बहुत अधिक करके आपको ब्लीडिंग करवाए। यहाँ तक कि अगर आपको हम 100 दिन के लिए ये दवा रखते हैं तो आप सिर्फ 30 दिन में प्रॉपर डोज के अंदर रहते हो, वही टैबलेट का वही डोज खाते हुए। इसका खाने से, पीने से, अन्य दवाइयों के प्रयोग से इतना रिएक्शन होता है कि ये कैसे अपना एक्शन करेगा, कितना असर दिखाएगा, इसका प्रिडिक्शन नहीं होता है और एक थक्के पर सीधा एक्शन नहीं करता है। अब आया कैथेटर डायरेक्टेड थ्रोम्बोलाइसिस, ये दूसरे लेवल का ट्रीटमेंट हुआ। इसमें हमने क्या किया, हमने जैसे आपको पहले बताया था, एक सुई हमने कत्थे के अंदर तक पहुंचाई, उसके ज़रिए हमने कत्थे को डायरेक्टली पिघालने वाली दवा दी। ये बहुत धीरे धीरे देना पड़ता है क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस ड्रग है, आईसीयू सेटिंग में देना पड़ता है। आमतौर पर हम 3 दिन तक यह दवा देते हैं या कत्था पिघलने तक देते हैं। 30% टाइम में इस दवाई का दुष्प्रभाव जो कि सबसे ज़्यादा होता है ब्लीडिंग, ये दिखने के कारण हमें ट्रीटमेंट रोकना पड़ती है। इसमें हम 100 में से 70 लोगों का क्लॉट सफलतापूर्वक पिघाल सकते हैं 3 दिन आईसीयू में रखकर, 30% मेजर ब्लीडिंग रिस्क को एक्सेप्ट करते हुए। तीसरा हो गया फार्मेको मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टोमी। ये क्या कहता है कि आपने वही पाइप को कत्थे के अंदर डाला, कत्थे को मुलायम करने के लिए, पिघालने के लिए मात्र आधे घंटे तक दवा दी, उसके बाद यंत्र डालकर वो कत्था पूरा का पूरा बाहर निकाल दिया। यह भी उतना ही महंगा है जितना नंबर 2 का है, परंतु इसमें दक्ष चिकित्सक और उपकरण की उपलब्धि होना बहुत ज़रूरी है। इसमें 90% से अधिक सफलता हमें मिलती है और उसके बाद ना आपको क्लॉट पिघालने की दवा देनी पड़ती है। हाँ, नंबर 1 दवाई आपको कुछ समय तक लेना पड़ सकती है। यह बहुत उचित प्रश्न होगा, जब इतने सारे उपाय हैं तो रोगी को पूछना चाहिए उसके लिए कौन सा उपाय उपयुक्त है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले है कि आपका खून का थक्का कितने दिन पहले बना था। अगर 2 दिन के अंदर बना है तो 2 और 3 प्रोसीजर, पिघालना या पूरा निकालना शुरू कर देना चाहिए। फिर फ़र्क पड़ता है इसकी मात्रा कितनी है, माने वह पैर से लेके ऊपर तक कहाँ सरक गया है। बहुत ऊपर सरक के फेफड़े तक जाने लगा तो हमें एक छल्ली डालनी पड़ती है ताकि फेफड़े तक ना पहुँचे। फिर आपकी क्रय शक्ति कितनी है। हर एक रोगी की आर्थिक अवस्था समान नहीं होती है, वह कितने तक का उपचार खरीद सकता है या उसमें अपना निवेश कर सकता है, ये हम नहीं बता सकते, ये मरीज को ही बताना रहता है। तीसरा फ़र्क पड़ता है कि जिस चिकित्सक से आप उपचार करा रहे हैं उनकी दक्षता क्या है, उनका अनुभव क्या है और उनके अस्पताल अथवा शहर में यह उपकरण उपलब्ध हैं कि नहीं। फाइनली आता है आपकी शारीरिक अवस्था, आपके अन्य रोग, आपको कैंसर है कि नहीं, आप पैरालाइज्ड हो कि नहीं, आपकी उम्र क्या है, आपको फैला हुआ कैंसर है क्या, आप बिगड़े हुए डायबिटीज़ हो क्या। ये सब रोगों से पता लगता है कि आप कितने लेवल तक की ट्रीटमेंट सह पाओगे। वह निर्णय करेगा कि कौन सा उपाय आपके लिए बेस्ट रहेगा। हम जब भी कोई उपाय चूज़ करते हैं या उसका चयन करते हैं तो हमारा ध्येय होता है कि हमने यह उपाय क्यों चूज़ किया, हमने उसको क्यों इंकित किया। इसमें प्रमुख चॉइसेस जो होते हैं, पहले तो रोगी के अंदर थक्के होने ही नहीं चाहिए। ये कैसे संभव है, या आपने निकाला या पिघाला उस थक्के को। फिर थक्के के दुष्प्रभाव का रोकथाम होना चाहिए। अगर ये थक्का ऊपर की तरफ बहने लगा तो फेफड़े तक जाने से रोकना चाहिए। वैल्व को बिगाड़ रहा है तो उस तरफ दिमाग लगाना चाहिए। दुष्प्रभाव रोकने का सबसे कारगर उपाय होता है खून के थक्के को शरीर से बाहर निकालना या पिघाल देना। तीसरा ध्येय टारगेट होता है ये थक्के को फिर से बनने नहीं देना चाहिए। आपने बहुत बड़ी महंगी टेक्निक लगा के अभी के लिए तो ठीक कर दिया, वापस बन गया तो रोगी तो 0.0 पे ही आके रुक जाएगा, फिर ट्रीटमेंट शुरू करना पड़ता है। तो जितने कारण आपको पकड़ में आए वो कारण हटाइए। और ये मत भूलिएगा कि डीप वीनस थ्रोम्बोसिस जिसको होता है उसके बहुत सारे अन्य रोग होते हैं, उनका उपचार समानांतर ही चलना चाहिए। वरना आपने डीप वीनस थ्रोम्बोसिस तो ठीक किया, परंतु अगर लकवे से रोगी का नुकसान हो गया तो ये ठीक नहीं होता है। सो वी शुड नॉट हैव एनी क्लॉट्स, वी शुड प्रिवेंट द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द क्लॉट, वी शुड प्रिवेंट द clots from happening again, their occurrences should be minimized,
and we should carry on the treatment of his antecedent morbid factors. I can categorically conclude that having a DVT will lead to a lifelong association between you and your physician. अगर आपको DVT हो गई तो आपका और आपके चिकित्सक का संबंध आजीवन होने लगता है। आजकल यह जल्दी पाया जाता है, जल्दी डायग्नोसिस होता है और इसके उपायों में पिछले 10 सालों में विराट परिवर्तन आ चुके हैं और रिजल्ट्स निरंतर अच्छे होते जा रहे हैं। यह अवश्य है कि यह आपका काफ़ी निवेश लगा देगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी ईजी। आप वर्षों तक दवाई खाएंगे, आप निरंतर पैरों का और अपने फेफड़ों का चेक कराएंगे, आप स्वस्थ रहने की कोशिश करेंगे, आपके पुराने जो एग्जिस्टिंग डिजीज़ हैं वह टोटली कंट्रोल में रखेंगे, तो ही आप नॉर्मल जीवन यापन कर पाएंगे। यह एक रामबाण चलाने जैसा रोग नहीं है कि आपने वो कांटा निकाला और मरीज का दर्द ठीक हो गया। इट विल बी देयर फॉर लाइफ। स्पेसिफिकली अगर आपके खून में चिपचिपापन ज़्यादा है और यह वंशानुगत है तो आपके फैमिली को भी स्क्रीन करना चाहिए ताकि आने वाली नस्लों को ये रोग ना पकड़ ले। अभी तक सबसे सरल और सस्ता उपाय चलता था जिसके रिज़ल्ट 70% टाइम्स फेल हो जाते थे। अब हम आगे बढ़ चुके हैं। इस तकनीक का ज्ञान रोगी में और अन्य चिकित्सा समाज में होना आवश्यक है, अन्यथा यह रोग अभी भी पुरातन शैली से ट्रीट होता चला जाएगा और इसके कॉम्प्लिकेशंस ही हमको देखने को मिलेंगे। हमारा मूल उद्देश्य कॉम्प्लिकेशन हैंडल करना नहीं होता है। हम चाहते हैं कि कॉम्प्लिकेशन हो ही नहीं और अगर हो सके तो ये रोग भी ना हो। आपको डीप वीनस थ्रोम्बोसिस के बारे में कोई जानकारी लेनी है तो निसंकोच हमारे वेबसाइट में आके हमसे संपर्क करें, आपको उचित सलाह दी जाएगी। आप स्वास्थ्य लाभ करें। आपका दिन शुभ रहे।